तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेशन का। डेरिवेशन में दो डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, सेकेंड राउल लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि जो आर एल बीपी होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका मीनिंग क्या होता है कि डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका सब्सटेंस के मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि W2 ग्राम W2 ग्राम सल्यूट विथ मोलर मास M2 is dissolved is dissolved in W1 gram solvent with molar mass with molar mass M मास। ठीक है, तो हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें एक सल्यूट लिया है W2 ग्राम, उसको हमने W1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो हमें एक सोल्यूशन क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका आपको मास पता है और उसका मोलर मास पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसके मोल्स। क्या निकाल सकते हो, मोल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें उसका मास और उसका मोलर मास पता है और इसका क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मोल्स ऑफ सल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, moles of solvent is calculated as, तो क्या मिलेगा, M1 इक्वल टू W1 अपॉन M1। फिर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट इज कैलकुलेटेड एज, तो क्या मिलेगा, N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो हमने निकाल लिया मोल्स ऑफ सल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर आपको पता है कि अगर आपके पास मोल्स ऑफ सल्यूट हो एंड क्या हो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो, तो हम इसे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सल्यूट, ठीक है, और आपको पता है कि जो X2 होता है ये किसके बराबर होता है, RLVP में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे किसका, सल्यूट का। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट is calculated as, तो क्या मिलेगा हमें, X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N। अगर मैं कंसीडर कर लूं कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, सो देयरफॉर जो फॉर्मूला होगा, देयरफॉर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, X2 इक्वल टू क्या जाएगा, N2 अपॉन N1। बट हम पता है, बट जो N2 होता है वो किसके बराबर दिया हुआ है, W2 अपॉन M2। N1 किसके बराबर होता है, W1 अपॉन M1। तो जो N2 है वो कितना है, W2 अपॉन M2 है, एंड जो N1 है वो कितना है, W1 अपॉन M1 है। तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूं, प्लेस कर।
सो देयरफॉर क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू क्या जाएगा M1 आ जाएगा। आप चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। वी नो दैट, वी नो दैट कि जो x2 होता है इसके बराबर होता है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा 2। सो देयरफॉर from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा फिर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। क्लियर। अगर इस इक्वेशन में क्या इंक्लूड हो वांट ऑफ फैक्टर हो, सो इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम लिख सकते हैं आई से। सो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू आई इनटू W2 M1 अपॉन M2 W1। जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास जो सल्यूट है वो दो टाइप का होता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज डिफरेंट। अगर मेरे पास क्या है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जाम्पल जैसे मेरे पास हो गया यूरिया हो गया, ग्लूकोज, ऐसे जो सब्सटेंस है जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होती उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन सब के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास क्या है कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रक्चर पे क्या करता है डिपेंड करता है, या कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB टाइप का, जैसे क्या हो गया NaCl। तो ये जो NaCl है वो ब्रेक करेगा जिसमें Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा I, यहाँ पे दो आयंस मिल रहे हैं, एक सोडियम आयन है और एक ब्रोमीन आयन। ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। यहाँ पे वाट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगर मेरे पास एक सॉल्ट है AB2 टाइप का, जैसे CaF2, तो इसका अगर मैं डिसोसिएशन लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा Ca2 + 2F-। यहाँ पे जब मैं वाट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करूं तो कैल्शियम का एक आयन, फ्लोरीन का 2 है, तो टोटल कितने हो गए 3। ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। इसका वाट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अगर मेरे पास एक सॉल्ट है, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही लेता हूँ CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगर मैं इस सॉल्ट का डिसोसिएशन लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एंड 2 मोल्स ऑफ PO4 3-। तो अगर मैं यहाँ पे I निकालूंगा तो कैल्शियम के 3 मोल्स हैं, फास्फेट के 2 मोल्स हैं, तो टोटल कितना जाएगा 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो आयनिक सॉल्ट के लिए या कोई सॉल्यूशन है जो कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे ये पेन, ठीक है, अब ये ब्रेक हो गई कितने में 2 में बन गया, तो इसका वाट ऑफ फैक्टर कितना होगा 2 होगा। लेकिन अगर मैंने एक सब्सटेंस है जिसको मैंने सिर्फ डिसॉल्व किया वाटर में और ये एज इट इज है, तो इसके लिए जो वाट ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो ये वाट ऑफ फैक्टर क्या कर सकता है प्रॉपर्टी को चेंज
कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं दैट इज अ colligative property. Colligative properties are those properties that depends upon amount of the substance, not on its nature. कि नंबर ऑफ मोल्स कम है या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, उस पर डिपेंड्स करता है। ज्यादा मोल्स रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, कम मोल्स रहेंगे तो उसका इफेक्ट कम होता है। तो ये डेरिवेशन सीरीज का तीसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट विथ नेक्स्ट डेरिवेशन एंड दैट इज आल्सो वेरी मच important, and that is elevation in boiling point. Take this screenshot.